नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शो डीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 28-29 दिसंबर को जो कि स्टार्ट हो चुकी थी और उसी पर आधारित एनालिसिस बेस्ड है मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से 28-29 तारीख को पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि यहाँ पर कुछ टॉपिक पता चले थे और उन्हीं टॉपिक को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे। और आपने भी विभिन्न प्रकार के एनालिसिस देखे होंगे, उनमें भी आपको पता चल गया होगा कि पेडागोजी के अंदर, मैथ्स पेडागोजी के अंदर 15 प्रश्न जो आते हैं वो किन किन टॉपिक पर आधारित आ रहे हैं। तो चलिए पहले यहाँ पर बात कर लेंगे उन टॉपिक की और फिर देखेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे आपकी आने वाली नेक्स्ट सीटेट एग्जाम जो कि 9 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है। तो यहाँ पर पहले हम टॉपिक की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो टॉपिक मिल रहे हैं, तो ये कुछ कैंडिडेट जो कि एग्जाम जिनकी हुई थी उस डेट के अंतर्गत यहाँ पर कुछ टॉपिक मिले हैं और उन्हीं से आधारित क्वेश्चन हमने निकाले हैं, क्योंकि कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन और उसके विकल्प तो आपको बता नहीं पाएगा। तो निश्चित रूप से आप टॉपिक को पकड़ करके उसके आसपास के क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा, उसी से आपका स्कोर जो है इम्प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर एनसीएफ 2005 जो है ये हर सेक्शन में देखने को मिलता है, चाहे आप सीडीपी के अंदर देखेंगे या फिर मैथ्स पेडागोजी के अंदर देखेंगे या फिर पर्यावरण पेडागोजी में देखें, कहीं से भी क्वेश्चन जो है आ ही जाता है। तो ये आपको हेल्प करेगा आपको हर जगह पर। उसके साथ में जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन जो है सीडीपी में तो अक्सर आता ही है, पर कहीं कहीं मैथ्स पेडागोजी में इसके क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, तो इससे भी संबंधित देखने को मिल रहा है। जेंडर से संबंधित आपको हर सेक्शन में मिलेगा, यानी कि सीडीपी में मिलेगा। और पेडागोजी के जो क्वेश्चन रहेंगे, चाहे ईवीएस का होगा, मैथ्स का होगा या फिर आप कोई भी और सब्जेक्ट आपका है उसके अंतर्गत भी। और इसके साथ में एनईपी 2020 जो है ये भी देखने को मिलता है मूल्यांकन से संबंधित। और गणित के अंदर, गणित पेडागोजी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वेन हेले का ज्यामितीय चिंतन। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, ये आपको क्वेश्चन इसका जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के जो क्वेश्चन हमारे हैं वो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड हैं और जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं इन क्वेश्चनों को। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय रूपरेखा जो 2005 है, तो इसी में की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है कक्षा 1 और 2 के लिए, और इसमें हमें एनसीएफ 2005 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बात देखना है। तो गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर यदि देखें हम, तो कलन विधि, रटांत, अधिगम पर जोर देना, या कक्षा 1-2 में केवल मौखिक प्रश्नों को हल करवाना चाहिए, या फिर गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला, पर्यावरण आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए, या फिर 1-2 में गणित को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो देखिए कक्षा 1 और 2 काफी छोटी कक्षाएं होती हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर गणित जो होता है ना, उसको एनसीएफ 2005 की रूपरेखा की दृष्टि से यदि देखें तो गणित का जो शिक्षण अधिगम है उसके लिए यदि सही कथन की बात करें तो उस गणित को अन्य विषयों के साथ साथ जोड़ते हुए यहाँ पर समाकलित किया जाना चाहिए, और वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर उत्तर। क्योंकि देखिए मौखिक प्रश्न करवाना सिर्फ संभव नहीं होगा, और रटांत अधिगम पर जोर देना, तो ये तो रटने वाली बात तो कहीं से कहीं तक लागू नहीं होती, और गणित नहीं पढ़ाया जाना तो ये भी लागू नहीं होगी। तो आपके लिए एक ही विकल्प बचता है, आप ऐसे भी उत्तर को यदि देख सकते हैं। कहीं पर आपको 2 विकल्प सीधे रॉन्ग नजर आएंगे, कहीं पर 50-50 मिल जाएगा, लेकिन 2 आपके लिए विकल्प बच जाएंगे। अब आप जिसमें सही आपका तर्क जो बैठता है प्रश्न का, वो आप उत्तर वहां पर लगाइए, जहां पर आप पूरी तरह से श्योर ना हो वहां पर। और जहां आप श्योर हैं तो आप बिल्कुल उत्तर लगाइए कि विकल्प नंबर 3 ही इसका लिए उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पर, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां पर छात्र प्रश्न का हल पेपर पेंसिल की तकनीक से करने में सक्षम है, सूत्रों और कार्यविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र गणित पढ़ रहे हैं, या फिर छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं, और 4th गणित की परीक्षा में छात्र सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें ये प्रश्न भी जो है निश्चित रूप से एनसीएफ 2005 के विचार के अनुसार ही देखना है, और उसके अनुसार यहाँ पर गणित, विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है
जहां पर छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं और वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर एनसीएफ के विचार से यदि देखा जाए तो विकल्प 3 ही यहाँ पर इसका उत्तर होगा। आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न या व्यस्त में सहायक हो सकती है। सॉरी, अतः कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय के सभी परीक्षाओं में देनी चाहिए, पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए, या फिर तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। और फोर्थ विकल्प है, कक्षा में श्याम पट्टों को स्मार्ट बोर्ड से बदल देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यदि हम प्रौद्योगिकी की बात करें कि प्रौद्योगिकी जो है ये गणित विषय के अन्वेषण में सहायता कर सकती है, तो ये कहाँ पर सहायता कर सकती है? तो देखिए तकनीक का उपयोग जो है, हम गणित में कुछ अमूर्त अवधारणाएं होती हैं और उनके शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं और विकल्प 3 के साथ में यहाँ पर उत्तर के साथ जा सकते हैं। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर बन जाएगा उत्तर। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, छात्रों द्वारा दैनंदिनी यानी कि जर्नल लिखना गणित के मूल्यांकन का एक उपकरण की तरह है जो कि केंद्रित है। मतलब बच्चे खुद जर्नल लिखें, दैनंदिनी लिखें, तो गणित के मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये किस पर केंद्रित होगा? छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित छात्रों समस्याओं को प्रतिबिंबित करें, दूसरा एक कक्षा में छात्रों के सामने आने वाली सामान्य समस्याओं को संबोधित करने पर, या फिर छात्रों की गणितीय भाषा सुधारने पर, या छात्रों के प्रश्न हल करने के कौशल को सुधारने पर। देखिए छात्रों के द्वारा जर्नल लिखना मूल्यांकन के उपकरण की तरह होगा और जो कि केंद्रित होगा छात्रों को प्रोत्साहित करना पर, ताकि वे गणित के शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित यहाँ पर कर सके। तो पहला विकल्प जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर बनेगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए इसमें एनसीएफ 2005 से, क्योंकि यही आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। एक नंबर आपका, यदि एक पेपर की बात करें तो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो आगे बात करें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के अधिगम के लिए समाकलित एकीकृत उपागम का प्रयोग लाना चाहिए। और इसका क्या अर्थ है? जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम देखा था ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना आवश्यक है, या फिर गणित को हर बच्चों के कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों के साथ एकत्रित होना चाहिए। थर्ड है सी, यहाँ पर गणित को अन्य विषयों जैसे पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। और फोर्थ आता है यहाँ पर डी, गणित उच्च स्तरीय गणित के साथ में एकीकृत होना चाहिए। अब देखिए यदि यहाँ पर हम देखें तो इसमें कौन सा जो कथन है वो सही है? तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो इसमें हमारा बी वाला कथन, गणित बच्चों को कक्षा के अंदर और बाहर के अनुभवों को एक साथ एकीकृत होना चाहिए, ये हो गया। और गणित को अन्य विषयों जैसे पर्यावरण अध्ययन भाषा के साथ भी एकीकृत होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, वहां पर भी ये बात लागू हुई थी। अब देखिए उच्च स्तरीय गणित के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर प्राथमिक कक्षा की बात करें तो उच्च स्तरीय गणित के साथ एकीकृत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको कोई समझ नहीं होगी उस चीज की, उच्च स्तरीय गणित की। और समस्या समाधान के साथ में एकीकृत होना, ये भी यहाँ पर ठीक नहीं होगा। तो पहला और दूसरा, सॉरी बी और सी जो रहेगा ये हमारा उत्तर होगा, और पहला विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर जो कि ज्यामिति, बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी और कलन के एक साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है? बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और ये गणित के इन यहाँ पर उपयोग में आ सकता है। और सॉफ्टवेयर का नाम क्या होगा? जियोजेब्रा, पैटर्न शैप, जियोमेट्री पैड या फिर स्पेलेस मैच। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा जियोजेब्रा। ये सॉफ्टवेयर है जो कि गणित की इन सभी विधाओं को ये आसान कर सकता है। चलिए फर्स्ट विकल्प हो जाएगा उत्तर। आगे अगला क्वेश्चन फिर एनसीएफ से है। यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित का शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? देखिए संकीर्ण उद्देश्य की यदि बात करें तो रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन में मापन पढ़ना और यहाँ पर हो जाता है संख्यात्मक कौशलों का
विकास। ऑप्शन नंबर सेकेंड। पियाजे से संबंधित प्रश्न है। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए, अब देखिए प्रश्न आपको हिंट दे रहा है कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, पियाजे का ऐसा विश्वास था। अब सामाजिक अनुदेशन से सीखना मतलब कि एक सामाजिक रूप से सहगामी जो ग्रुपिंग होती है उसके माध्यम से सीखना और समूह के माध्यम से बच्चों को सिखाना, ये है ना। तो इसका उद्देश्य ये होता है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमें विकल्प का चयन इसमें करना है, तो उसके अनुसार आप विकल्प यहाँ पर आसानी से पकड़ पाए होंगे कि कौन सा विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। तो निश्चित रूप से आपने सही उत्तर निकाला होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि सामूहिक परियोजना, सामूहिक परिचर्चा आदि का प्रयोग करेगा शिक्षक, है ना। शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं और शिक्षक यहाँ पर कौन सी गतिविधि अपनाएंगे, तो वो अपनाएंगे ऑप्शन नंबर 4, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग। तो 4th विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे फिर अगला क्वेश्चन एनसीएफ से है। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आज को एनसीएफ से संबंधित आपको। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है और इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। छात्रों को विशेष कोचिंग देने से, खोजबीन उपगम का प्रयोग करके, हस्तचाल का प्रयोग करके, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, गणित की सभी पाठ्यपुस्तकों का पुनर्लेखन कराना, विद्यार्थी को बहुत सारे सवाल या कार्य पत्रक देना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है गणित में। तो गणित में जब चिंतन तर्कना का तरीका शामिल होता है तो यहाँ पर हम दृष्टिकोण को जो अपनाएंगे तो वो दृष्टिकोण इसके द्वारा प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के द्वारा। खोजबीन उपगम का प्रयोग करना, हस्तचाल का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थी को चर्चाओं में शामिल करना, इनके माध्यम से यहाँ पर हम इस दृष्टिकोण को प्राप्त कर सकते हैं दूसरे विकल्प के साथ। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि ज्यामितीय आकृतियों पर एक इकाई योजना बनाएगा। उसने निम्न प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखे। अब शिक्षक यहाँ पर ज्यामितीय आकृतियों पर एक योजना बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि बच्चों से ये परिणाम आएंगे कि विविध आकृतियों को पहचानेंगे, विविध आकृतियों के बीच अंतर बता पाएंगे बच्चे, विविध आकृतियों की भुजाओं और कोणों के शीर्ष को पहचानेंगे। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के कौन से स्तर पर वह छात्रों का आकलन करेगा। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो शिक्षक यहाँ पर निगमनात्मक स्तर, स्वयं सिद्धि स्तर, दृश्यीकरण स्तर या फिर विश्लेषण स्तर। तो शिक्षक यहाँ पर विश्लेषण स्तर पर बच्चों का आकलन करेगा ऑप्शन नंबर 4। आगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित अधिगम के निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर देखा हमने निम्न में से उच्चतर उद्देश्य की बात यहाँ पर की जा रही है। तो उच्चतर उद्देश्य को यदि हम देखें, गणित की समस्या हल करने में बच्चों को प्रवीण बनाना, उन्हें रोजगार वाले वयस्क बनाना जो कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में अपना योगदान दे, बच्चे के मस्तिष्क के गणितीकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना, बच्चों में प्रतिमानों संख्याओं के ज्ञान को विकसित करना। तो विकल्प नंबर 3 जो होगा ये उच्चतर उद्देश्य के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना, ऑप्शन नंबर 3। एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती है और इस दावे के लिए उसने निम्न में से कौन से आंकड़े सहायक होंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आंकड़ा सहायक होगा। समुदाय के अनेक व्यक्तियों की राय लेने पर, कक्षा में एक परीक्षा लेना और लड़के लड़कियों के द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना करने पर, घर और विद्यालय में उसके पूर्व अनुभव, या फिर जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन। तो देखिए यहाँ पर शिक्षक को है ना जो दावे सहायक होंगे तो वो जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन के शिक्षक को आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षक यहाँ पर बता रहे हैं कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती है ना। तो यहाँ पर वही जेंडरवादी बात जो है वो शामिल हो रही है शिक्षक के विचार में। तो निश्चित रूप से शिक्षक को जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन की आवश्यकता है। अगला प्रश्न आता है, त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये वाक्य किस प्रकार का है, क्या कहना चाहता है। रिक्त स्थान है आगे हमारा। तो
गलत है क्योंकि त्रुटियां गणित के प्रति लापरवाही वाली अभिवृत्तियों को दर्शाती है। सही है क्योंकि यह शिक्षक को समझने में मदद करती है कि गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे होता है। गलत है त्रुटियां क्योंकि गणित त्रुटि रहित विषय है। और फोर्थ है सही है क्योंकि त्रुटियां कम बुद्धि लब्धि आईक्यू को दर्शाती है। देखिए त्रुटियां जो होती है सही होती है और शिक्षक को ये समझने में मदद मिलेगी इनसे कि गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया जाए। बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं मतलब बच्चे को समझ नहीं आ रहा, तो बच्चे को कैसे समझाया जाए इसकी प्लानिंग शिक्षक कर पाएगा इन त्रुटियों को ध्यान में रखकर, है ना। तो दूसरा विकल्प होगा सही। अगर देखिए जीन पियाजे के द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार प्रश्न को देखना है। संख्याएं भौतिक ज्ञान मादी क्योंकि बच्चे संख्याओं और वस्तुओं को गणना से संबंधित करके सीखते हैं। संख्याएं सामाजिक परंपरागत ज्ञान मादी है क्योंकि इससे इन्हें वास्तविक दुनिया के अनुभवों से सीखते हैं बच्चे। और थर्ड है संख्या तर्क संगत गणितीय ज्ञान मादी है क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। और फोर्थ है संख्याएं सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान मादी क्योंकि प्रत्येक संस्कृति में संख्याओं को अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा विकल्प नंबर 3, संख्याएं तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आएंगी और वे संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। ऑप्शन थर्ड होगा उत्तर। अगला प्रश्न हमारा कोठारी आयोग से है और कोठारी आयोग के भी स्टेटमेंट जो है वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट विकल्प बात करें तो कोठारी आयोग 1964-66 के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इनके अनुसार देखना है। तो देखिए यहाँ पर इनका स्टेटमेंट जो है 1964-66 के अनुसार देखें तो कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए जो कि सामान्य शिक्षा का हिस्सा हो, और ऐसा हम देखते भी हैं, है ना। कक्षा 1 से 10 तक गणित अनिवार्य विषय के रूप में ही पढ़ा जाता है और ये हमारी सामान्य शिक्षा का हिस्सा भी है। तो बिल्कुल पहला ही विकल्प यहाँ पर इनके अनुसार है और ये सही भी है। चलिए आगे देखें वैन हेले के अनुसार। तो वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है। और क्योंकि संपूर्ण चिंतन क्यों है, क्योंकि यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने का आधार है। यह बच्चे की ज्यामितीय आकृतियों के नाम स्मरण करने में सहायता करेगा, या बच्चे की ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करेगा, टेनग्राम पहेलियों को हल करने में बच्चे की सहायता करेगा। तो देखिए एक ही विकल्प यहाँ पर आपको दमदार लगेगा और वो होगा पहला जो आधार है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़े। गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास को समाविष्ट करने का क्या उद्देश्य है। अब देखिए खंड अभ्यास क्यों दिए जाते हैं, या अभ्यास का समय जो एक प्रकार का टॉपिक होता है जहाँ पर बच्चों को कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जहाँ बच्चे उनको हल करते हैं। तो क्या ये विद्यार्थियों को आनंद मस्ती प्रदान करने के लिए होता है, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव के लिए होता है, समय का बेहतर सदुपयोग करना सुनिश्चित करने के लिए होता है, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करने के लिए। तो देखिए अभ्यास समय जो होता है ना वहाँ बच्चे को और भी कुछ नए क्वेश्चन मिलते हैं और उनके माध्यम से बच्चे को एक अवसर मिलता है विस्तृत अधिगम का। बच्चे तरह तरह के क्वेश्चन वहाँ पर हल कर पाते हैं और जब बच्चे कर पाते हैं तो निश्चित ही उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता है और बच्चे को एक अवसर भी प्राप्त होता है। फोर्थ विकल्प होगा उत्तर। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो यहाँ पर प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर्निहित होता है। अधिगम में असंगति और शिक्षण की कमियों को पहचानना, सामान्य त्रुटियों को पहचानना और क्रिया प्रणाली या केन या प्रतिभाओं की परीक्षा, विद्यार्थी की ग्रेड और रैंक की स्थिति। तो देखिए रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित होता है अधिगम में असंगति और शिक्षण की कमियों को पहचानना। पहला विकल्प जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा अति उपयुक्त है। तो यहाँ पर दशमलव संख्याओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए हम किसका उपयोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। टेनग्राम, डेंस ब्लॉक, ग्रिड पेपर, ग्राफ पेपर, संख्या सारणी। तो यहाँ पर ग्रिड पेपर जो होगा ना वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा दशमलव संख्याओं के प्रतिनिधित्व के लिए, ऑप्शन नंबर थर्ड। इनमें से कौन सा सोपान या चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है। अविवेकी अविवेचित कलन विधि का विकास। देखिए शामिल नहीं है वो पूछा है और वो होगा
अविवेकी अविवेचित कलन विधि का विकास। पहला ही विकल्प यहाँ पर शामिल नहीं होगा। जब बाकी अन्य तीनों को देखें, योजना का प्रतिपादन है, उत्तर परिणाम को प्रतिपादित करना, समस्या का स्पष्टीकरण आदि इसमें शामिल रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान पैटर्न अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करेगा? तो देखिए यहाँ पर बच्चों में प्रतिमान या पैटर्न के अवधारणात्मक विकास के उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करेगा। तो जब बच्चा नए प्रकार का पैटर्न डिजाइन कर रहा है तो ये बच्चे के इस अवधारणा के उच्चतम स्तर को दर्शाएगा। मतलब आपने यदि पैटर्न को सीखा है, उसके अधिगम को समझा है और आप खुद यहाँ पर क्रिएटिव तरीके से नए तरीके का पैटर्न बना रहे हैं, तो मतलब आपने इस अवधारणा को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो यहाँ पर उच्चतम स्तर प्रदर्शित उसी स्थिति से होगा जब बच्चा खुद नए पैटर्न का सृजन करेगा। कॉपी करना नहीं है, नकल करना नहीं है, है ना, पैटर्न की पहचान करना भी नहीं, पैटर्न का विस्तार भी नहीं, पर नए पैटर्न की नकल भी नहीं, पर नए प्रकार का पैटर्न खुद डिजाइन करेगा, दिखाएगा। तो यहाँ पर ये उच्चतम स्तर को दर्शाएगा। फोर्थ विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। गणित के संदर्भ में क्रियात्मक ज्ञान, जिसे हम करके सीखना कहते हैं, से क्या अभिप्राय है? तो देखिए करके सीखने का अभिप्राय क्या होगा? अवधारणाओं से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों के द्वारा गणित में अवधारणा अधिगम को सीखना। अर्थपूर्ण और क्रियाशील गतिविधि, यही तो क्रियामूलक ज्ञान होगा। तो यहाँ पर इसी में मिल रहा है आपको। अब बाकी के विकल्प को भी देख सकते हैं। प्रश्नों को बहुत बार करके देखना, क्रियाविधि रटकर स्मरण। तो रटना, जहाँ रटने की बात आ जाए ना, सीधा कट लगाइए, कोई मतलब नहीं है रटने पर। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को करके अवधारणा का अधिगम और स्वयं प्रश्नों को हल करके सीखना। तो देखिए यहाँ पर पहले ही विकल्प में आपको वो बातें मिल रही हैं जो हमारे प्रश्न के अनुसार चाहिए। तो पहला विकल्प हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। आगे देखिए, त्रिआयामी आकृतियों के संकल्पनात्मक विकास को दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का क्रम दिया है और ये आकृतियां एक यादृच्छिक क्रम में है। दो आकृतियों की तुलना और पहचानना कि उसमें क्या समानता है। खेलने वाली चिकनी मिट्टी, त्रिआयामी आकृतियों की रचना करना, जाल के प्रयोग से आकृतियां बनाना और ज्यामिति उपकरणों जैसे प्रकार, रेखनी, रूलर के प्रयोग से आकृतियों को बनाना। तो अब यहाँ पर इसमें कौन सा जो क्रम होगा, मतलब वो क्रम कौन सा होगा? तो यदि हम देखें तो ये 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं। अब इनमें से यदि हम क्रम को देखें तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आप उत्तर को देख लीजिए और उसके अनुसार आप समझते जाइएगा। तो सबसे पहला क्रम हमारा यहाँ पर रहेगा इन 4 स्टेटमेंट में ये वाला, है ना, दूसरा वाला, फिर उसके बाद में रहेगा पहला ये वाला, और थर्ड में होगा हमारा थर्ड, और फोर्थ में होगा फोर्थ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे त्रिआयामी आकृतियों के संकल्पनात्मक विकास को दर्शाने के लिए क्रियाकलाप का क्रम करना है। तो सबसे पहले हम खेलने वाली चिकनी मिट्टी से त्रिआयामी आकृति की रचना करेंगे, फिर दो आकृतियों की तुलना करेंगे, उनको पहचानेंगे कि क्या ये समान है असमान है, फिर हम जाल के प्रयोग से आकृतियां बनाएंगे और ज्यामिति आदि से के प्रयोग से हम आकृतियों की रचना करेंगे, है ना। तो मतलब पहले हमने मिट्टी वगैरह से इनसे बनाई, फिर उसके बाद हम जाल के प्रयोग से, और फिर हम इन्हीं के माध्यम से बना सकते हैं। तो इस प्रकार का क्रम यहाँ पर आकृतियों के क्रम में हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, कंचों के खेल में रेनू ने 4 बार हार जाती है, उसके बाद 7 कंचे बचे हैं और उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? उपरोक्त प्रश्न यहाँ पर उदाहरण है। देखिए प्रश्न से पता चल रहा है कि जब वो खेल खेलती है और 4 कंचे हार जाती है, उसके पास अब 7 कंचे बचे हैं, तो पहले उस कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? तो 7 और 4 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पता लग जाएगा कि योग का प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। तो योग पर संदर्भात्मक प्रश्न का ये उदाहरण है और यही हमारा उत्तर होगा। आगे बात करें तो स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्ययन कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री दी जाती है, जैसे गिनतारा, डेंस ब्लॉक, ₹1, ₹10, ₹100 के नकली मुद्रा नोट। उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डेंस सिद्धांत के किस नियम का आश्रय यहाँ पर ले रहा है? तो देखिए अध्यापक यहाँ पर किस का ले रहा है, गतिक नियम, गणितीय परिवर्तनशीलता नियम, या बौद्धात्मक परिवर्तनशीलता नियम, या रचनात्मक नियम? तो शिक्षक यहाँ पर बौद्धात्मक परिवर्तनशीलता नियम का आश्रय ले रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर
जो भी आज के हमारा गणित पड़ा हुआ, जैसे इतने ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और आपने जो अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।